महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दीदी की ननन की शादी थी, अतः न चाहते हुए भी उन्होंने निमंत्रण किया था और जाना ही पड़ा। अब शादी का घर कहाँ कौन किसको देखता है, मगर दीदी है कि पीछे पड़ी हुई थी, रात का खाना खा के ही जाना है। मैंने कहा ट्रेन नहीं मिलेगी इतनी रात को, और उसने कहा 10 बजे की लोकल ट्रेन है, वो पकड़ लेना। अब मैं गया था अपने और 3 दोस्तों को साथ लेकर, हिमेंद्र, किशोर और राजन। अब ऐसे में कौन छोड़ता है बताओ। दीदी ने कहा कोई अकेले तो जाना नहीं है तुझे, 3 दोस्त तेरे हैं, आराम से जाना। और शादी का खाना खाते खाते ऐसे ही 9:30 बज गए। स्टेशन पहुंचने में 15 मिनट का समय लगना था, ऊपर से गर्मी का दिन। हम लोग पैदल पैदल स्टेशन की तरफ चल पड़े। अब गांव में ज्यादा दूरी पर चीजें तो होती नहीं है। स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी आने ही वाली थी, बस फिर क्या था, खाली डब्बा देखकर चढ़ गए। डब्बे में देखा तो एक कोने में एक महाशय शाल ढककर सो रहे थे। वैसे अभी पूरी गर्मी तो पड़ी नहीं है, ट्रेन जब चलेगी तब तो ठंडी हवा आएगी, इसलिए महाशय का ऐसा सोना कोई अजीब न था। हम लोग एक तरफ वाली सीट पकड़कर जम गए। धीरे से ट्रेन दौड़ पड़ी। रात के अंधेरे में बाहर फैला घनघोर अंधेरा और अंदर मध्यम रोशनी में हमारी परछाइयाँ जैसे जलती बुझती सी लग रही। और ऐसे परिवेश में इंसान क्या करता है, बस वही बातें हमारे बीच भी शुरू हो गई। किशोर बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि हम में से कोई भी इस डब्बे में न बैठा हो मगर हमारी परछाइयाँ दिख रही हो तो? सब हंस पड़े। मैंने कहा देख भाई किशोर, मैं विज्ञान का छात्र हूँ और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है? ये भूत प्रेत की बातें अब तू मत छेड़, कोई और विषय पर बात करते। वैसे इस विषय पर के अलावा ऐसे वातावरण में कोई और बात बनती है क्या? सही कह रहा है। मेरे सारे दोस्त अब मेरे विचार के खिलाफ ही थे। धड़धड़ाती ट्रेन दौड़ती चली जा रही। अचानक पास वाले महाशय बोल पड़े, वैसे आप जो कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है, क्या कोई प्रमाण है आपका पास इसका? अब भाई साहब जरा सीधे होकर बैठ गए। देखकर लग रहा था बातचीत के मूड में आ गए। अभी तक तो जिस तरह से सो रहे थे उसे लग नहीं रहा था कि ये ऐसे बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, प्रमाण तो नहीं है मेरे पास। तो भूत प्रेत है, इस बात का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है? जब चीज नहीं है का प्रमाण नहीं है तो चीज है का भी प्रमाण नहीं है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत प्रेत नहीं है। ये जो ठंडी ठंडी चीज आपके शरीर में लग रही है, ये क्या है? हवा? क्या इसके होने का प्रमाण है? या इसके होने का भी प्रमाण नहीं है? प्रमाण नहीं है मगर ये है। ऐसे ही भूत प्रेत भी होते हैं महाशय। अच्छा, तो आप इन सबको मानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। अच्छा, हाँ, आपका नाम तो पूछना ही नहीं हुआ। जी, प्रवीण चंद्र सेन। ओ, और जैसा नाम 10 गुण। भाई साहब मास्टर हैं स्कूल में। जी, आप लोगों को अजीब लगेगा, मैं स्कूल में मास्टर विज्ञान का 10वीं 12वीं कक्षाओं को विज्ञान पढ़ाता हूँ, और मैं भी विशुद्ध वैज्ञानिक। मैं भी आप लोगों की तरह भूत प्रेत को नहीं मानता था जब तक मेरे जीवन में वो घटना नहीं घटी। अब वो क्या था मुझे पता नहीं, क्या मैंने सच में भूत देखा था या मन का भ्रम था, पर जो भी था मेरे विश्वास को दृढ़ कर गया। हम सब अपनी जगह पर जरा जमकर बैठ गए। अब हुआ क्या था? लंबी कहानी है। तो हमारे पास अभी भी तो
2-3 घंटे तो हैं ट्रेन को पहुंचने में। अब बताइए ना। अच्छा ही होगा, उल जुलूल की बातें करने से कम आपकी अच्छी बात सुनकर मज़ा आएगा। सुनेंगे? हाँ। वो आदमी थोड़ा सा और सीधा होकर अपने शाल को जरा अच्छे से लपेट कर बैठ गया और बोल पड़ा, आज की घटना यही कोई आज से 20-25 साल पहले की हो। अभी मेरी उम्र है करीब 45 साल, तब यही 24-25 साल का रहा होऊंगा। ऐसे यही आप लोगों की तरह ही मैं भी अपनी दीदी के सास के श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने उसके गांव गया था, इसी ट्रेन से। रात को 10 बजे की ट्रेन आती है, दीदी ने यह बताया। मैं तो शाम को ही निकल आता, दिन में खाना पीना हो चुका था, मगर दीदी ने कहा नहीं, रात का खाना खा के जाना। दीदी की बात कहाँ टालता, पकड़कर खाना खिला दिया, फिर स्टेशन तक छुड़वा दिया। स्टेशन मास्टर से पूछा तो पता चला 10 बजे की ट्रेन बस आती ही हो। मैं भी खुश था। ऐसे ही गर्मी की रात, स्टेशन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बैठकर हवा का आनंद ले रहा था और इतने दूर चल के आने की वजह से जो पसीने से तरबतर था उसे सुखा रहा। अचानक ट्रेन की विसल सुनाई। मैं उठकर खाली कमरा ढूंढने लगा और एक खाली कमरा मुझे मिल भी गया। बहुत कम लोग, स्टेशन पर भी लोग कम ही। ट्रेन धड़धड़ाते दौड़ पड़ी। ट्रेन में रोशनी काफी मध्यम थी। मैंने बाहर की खिड़की खोल, ठंडी ठंडी हवाओं से अब पसीना काफी हद तक सूख चुका था। ट्रेन में बैठे लोग भी ऊँघ ही रहे। तभी एक स्टेशन आया। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मेरे अनजाने में ही मेरा पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया। वो सारे लोग उतर गए। अब मैं उसमें अकेला ही था। मुझे नींद सी आने लगी थी। बैठे बैठे ट्रेन की खिड़की के पास सर रखकर आंखें बंद की ही थी कि अचानक एक आवाज ने चौंका दिया, तुम भोले। और तभी देखा एक साधु जैसा व्यक्ति मेरे पीछे से जो कंपार्टमेंट का गेट था उससे चला आ रहा। ट्रेन की मध्यम रोशनी में भी समझ में आ रहा था कि उसके शरीर में भस्म सा लपेटा हुआ है। लंबी सी दाढ़ी, पेट तक बड़े बड़े बाल और एक धोती सा पहना हुआ। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी को भस्म लगा दिया गया और कपड़ा पहना दिया गया। मुझे देखते ही बोला, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे मर्द में हिम्मत नहीं होगी तो क्या औरत में होगी। मर्द को हिम्मत दिखाना चाहिए। इतनी रात गए इस ट्रेन में तू इस अकेले कंपार्टमेंट में सफर कर रहा है, ऊपर से खिड़की खोलकर। दाद देता हूँ तेरी हिम्मत की, कहकर वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा। एक तो जान ना पहचान आकर सामने बैठ गया, ऊपर से नशे में भी लग रहा था। चिंता नहीं थी, लूटने पाटने लायक मेरे पास कुछ था नहीं और शरीर भी मेरा अच्छा बलिष्ठ होता था। ऐसे में ये दुबला पतला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक अपनी झोली में से कुछ निकाल कर उसने मुंह में दिया और मुझे देखकर बोला, कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग अब थोड़ा सनक रहा था। मैंने टिकट ली है, मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, इसे इतनी परेशानी क्यों? फिर भी मैंने कह दिया, जी वो हाथीपुर से आगे जो स्टेशन है ना, वहां। सच में तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस रास्ते में रात की इस ट्रेन में तू जा रहा है और फिर से खिड़की खोलकर। मुझे नहीं पता, इन सुनसान वीरान मैदानों में बहुत सी हवाएं घूमती है। रात में वो कभी दिखती भी है, आग के घेरे के ऊपर, आग के घेरे के चारों नाचती हुई। कई लोगों ने इस खिड़की से उन्हें देखा है और उनकी हवा लग जाती है। और जिन लोगों को उनकी हवा लगी है ना, अपने गंतव्य तक पहुंचकर कुछ तो पागल हो गए, कुछ मर गए
तब से इस रास्ते में जाने वाली ट्रेनों के रात को खिड़कियां बंद कर दी जाती है ताकि इन मैदानों की हवा ना लगे। भाई ट्रेन ड्राइवर भी इस दुर्घटना में शिकार हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, मर चुके हैं। इसीलिए रात को आगे आने वाले 3 स्टेशनों में ट्रेन नहीं रुकेगी। सबसे खतरनाक स्टेशन है वो। वहाँ रात को कितने ही घूमते रहते हैं जिन्होंने इन्हीं पटरियों पर सर दिया है, इन्हीं जगहों पर मारे गए हैं। उनकी आत्माएं भटकती है। जाती हुई ट्रेन से कई लोगों ने पटरियों के आसपास रात को घूमते हुए लोगों को देखा है, मगर जब उनके बारे में खोज की गई तो कुछ पता नहीं चला। इसीलिए देख ट्रेन की गति कैसी बढ़ा दी गई है। देख रहा है, कभी किसी लोकल ट्रेन को इतनी तेजी से जाते देखा है? मैं उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित तो था। हाँ, सच में ट्रेन बहुत तेजी से दौड़ी चली जा रही थी, जैसे ड्राइवर को बहुत जल्दी है गंतव्य तक पहुंचने की। वरना लोकल ट्रेन जिस तरह से धड़ाक धड़ाक करके चलती है, ये सब क्या है? और भी घटनाएं हुई। कई बार लोगों ने देखा जब ये ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी तो सबसे आखिरी के खाली डब्बे से कुछ कंबल ढके हुए लोग निकलते थे और फिर अंधेरे में गायब हो जाते थे। एक बार एक स्टेशन मास्टर ने हिम्मत करके उन लोगों का पीछा किया। आखिर ये लोग है कौन? कहीं कोई क्रिमिनल काम तो नहीं करते हैं? उस रात के बाद उस स्टेशन मास्टर का कुछ भी पता नहीं चला। वो कहाँ गया, कौन उसे अपने साथ ले गया, ये सारी घटना एक कुली ने देखी थी। उसने ही बताया कि मास्टर उनके पीछे गए थे। तब से तो लोग और ज़्यादा डरने लगे हैं। उसने फिर कहना शुरू किया, इस रास्ते में पड़ने वाले अगले 3 स्टेशन सबसे खतरनाक है, और सबसे खतरनाक है वो हाजीपुर। वहाँ पर तो एक और ट्रेन आती है इसके बाद। ये पागल क्या कह रहा है? जहाँ तक मैंने पता किया था ये आखिरी ट्रेन है। उसके बाद इस रूट में कोई ट्रेन नहीं है। है। इस ट्रेन के बाद एक और ट्रेन है जिसे मुर्दों की ट्रेन कहते हैं, जिसमें इन पटरियों पर कटी हुई लाशों को ले जाया जाता था। अब वो एक अदृश्य ट्रेन है और उसमें उन लाशों की आत्माएं यात्रा करती है। देखेगा तू, कभी देखेगा, मौका मिला तो देखेगा, चिंता मत कर। फिर अचानक साधु बोल पड़ा, मेरा स्टेशन आ रहा है। एक काम कर, ये ताबीज रख, कल सवेरे पानी में डाल देना, फिर किसी मंदिर में रखाना। आज रात की तेरी सारी मुसीबत कट जाएगी, वरना बचना मुश्किल है। उसकी बातें सुनकर मैं ऐसे ही परेशान था। अनमने मन से ताबीज ले लिया और बात बढ़ाना नहीं चाहता था, और अपने बैग में ताबीज को रखकर मैंने बोतल निकालकर पानी पीना चाहा। वैसे भी उसकी ऊल जलूल बड़बड़ सुनकर मेरे दिमाग के कलपुर्जे हिल गए थे। मगर ये क्या, बोतल में पानी नहीं था। अभी स्टेशन आएगा, वहाँ कुछ देर गाड़ी रुकती है, उतर कर भर लेना, समझा? अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर उड़ गया और फिर से बोल पड़ा, बम भोले। और इसके साथ वो ट्रेन की गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। ट्रेन धीमी होने लगी। समझ में आया स्टेशन आ रहा है, मतलब साधु ने सही कहा था। मैंने उठकर देखा, तब तक साधु ट्रेन से उतर चुका था। मैंने देखा ट्रेन से कुछ ही दूरी पर पानी का नल था, मगर उतर कर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। साधु ने जो कुछ भी कहा था, लगता है वो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है। और ट्रेन से भी तो कोई नहीं उतर रहा था। सवारी लगता है इस ट्रेन में है ही नहीं। पर प्यास के मारे गला सूख रहा, क्या करूं? ट्रेन तो कुछ देर रुकेगी। मैं किसी तरह से हिम्मत करके ट्रेन से उतर गया। पूरा स्टेशन सुनसान था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस स्टेशन में मैं चढ़ा था
वहाँ पर कुछ कुत्ते भौंकते और भौंकते दिखे, मगर पिछले 2 स्टेशनों में जिस तरह से ट्रेन धड़धड़ाते आई, लोग तो क्या कुत्ते भी नहीं दिखे। और वही हालत इस स्टेशन की भी। मैं किसी तरह से हिम्मत करके पानी के नल के पास गया और पानी भरने लगा। तभी मेरी नज़र सामने लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। स्टेशन का नाम था हाजीपुर। यही नाम तो साधु के मुंह पर भी था। तीसरा स्टेशन, यह भयानक। तभी ट्रेन ने विसिल दी, जैसे मेरा ही वो इंतजार कर रही थी। मैं दौड़कर कंपार्टमेंट में चढ़ गया, परंतु अब की बार कंपार्टमेंट कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। शायद मैं गलती से किसी और कंपार्टमेंट में चढ़ गया हूं। यहाँ पर काफी लोग थे और एक अजीब सी बदबू भी फैल रही थी। बदबू के मारे मैंने नाक बंद कर ली। ट्रेन में हल्का अंधेरा उजाला सा था, इसलिए ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, पर हाँ, बहुत से लोगों की आवाज़ जरूर आ रही। और अगले ही पल ट्रेन की लाइट गोल हो गई। घुप अंधेरा सा छा गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग कंबल ढककर खड़े हैं। मैं कहीं किसी लुटेरे गिरोह के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? ओफ, ऐसा तो नहीं ये लोग मुझे लूट कर ट्रेन से फेंक देंगे? ऐसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, बस जान बचाने का डर है। तभी कुछ देर में ट्रेन की रफ्तार के साथ ट्रेन की रोशनी भी तेज हुई और तब मैंने देखा लगभग सभी बर्थ में लोग बैठे हुए। मगर ये क्या, ये लोग सब अपने आप को इस तरह से शाल से क्यों ढके हुए हैं गर्मी के मौसम में? अचानक मैंने गौर किया, सिर्फ बर्थ पर ही नहीं, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक वैसे ही, और लगभग मुझे ही देख रहे हैं। उनके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर हाँ, शॉल के अंदर से उनकी वो लाल लाल आंखें आज भी मेरी आंखों में तैर जाते। अचानक एक आदमी बोल पड़ा, क्यों बाबू, मरने के लिए यही स्टेशन मिला था? पानी भरने यहीं उतरना था, थोड़ा इंतजार नहीं करते? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये कैसी बात कर रहा है? अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी के मुंह से मुझे शराब की तेज बू आ रही थी। हम सब मरने जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? ये क्या मजाक है? बार बार मरने की बातें कर रहा है ये आदमी। तभी अचानक बर्थ में बैठा आदमी बोल पड़ा, अरे होरा, ज्यादा शराब मत पिया कर, मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है। कहा है तुझसे? और बाबू को डरा मत, बिना मतलब उनको मरने की बातें कर रहा है। भाई साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और इस तरह से शॉल ढके हुए? तभी मेरी नज़र सामने बर्थ पर लेटे कुछ आदमियों पर पड़ी, जो बड़ी अजीब ढंग से वहाँ लेटे हुए थे। वो आदमी बोल पड़ा, बाबू, हम सब तो अपने गंतव्य को जा रहे हैं। अरे माधव, ये जरा शाल हटा के इसका चेहरा तो दिखा, बाबू को पता चले हमारा गंतव्य क्या है। और अचानक ही उस जमीन पर लेटे आदमी के शरीर से शाल हट गई और जो कुछ भी मैंने देखा, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने देखा वो आदमी का शरीर कटा सा था, टुकड़ा में बटा। सामने वाला व्यक्ति फिर बोल पड़ा, देखा बाबू, क्या हालत होती है हम लोगों की, और इस ट्रेन में भरकर हमको इसी ले जाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा चेहरा ही देख लो। उसने अपने चेहरे से शॉल हटा दिया। इतना विभत्स कटा चेहरा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
मैं कहाँ पड़ा? तो क्या सच में मैं उस ट्रेन में आ गया था जिसमें मुर्दों की ट्रेन कह रहा था वो बूढ़ा? मेरा सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा अभी मैं लड़खड़ाकर दरवाजे से बाहर गिर जाऊंगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक कंकाल जैसा हाथ मेरे हाथों को पकड़ लिया और कानों में आवाज पड़ी, मर्द आदमी हो, डरने से काम थोड़ी चलेगा, मर्द को डरना नहीं चाहिए। मेरे कानों में ये आवाज पहले भी पड़ चुकी। ये तो उसी साधु की आवाज थी। तो क्या वो साधु भी? मगर तब तक उसके हाथ मेरे हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ चुके थे। मेरे हाथों में लगभग खून सा जमता जा रहा था और मैं कश खाकर बाद में होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मैं ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में एक दरवाजे के पास बेहोश पड़ा। बाद में ड्राइवर और कुलियों ने मिलकर मुझे अस्पताल तक पहुंचाया। ट्रेन में क्या देखा था पता नहीं, पर जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। कहते कहते वो आदमी खड़ा हो गया। मेरा स्टेशन आ रहा है। पर आपने तो कहा था, पर अब तो आप खुद कह रहे हैं कि शायद वो सपना था। सपना था या क्या था मुझे पता नहीं। मैंने कहा ना, समझ भी नहीं पाया मैं। पर कुछ चीजें मेरे दिमाग से आज भी नहीं उतरी। कहते कहते उसने अपने हाथ शाल से बाहर निकाले। उसके हाथ में नाखूनों के निशान। ये निशान मैं उस कंपार्टमेंट से लेकर आया था और ये ताबीज़ भी जो उस साधु ने मुझे दी थी। आज भी इन्हें साथ रखे घूमता हूँ। क्या पता सच में ही किसी मुसीबत का शिकार हो जाऊं। अचानक ट्रेन धीमी हो गई। वो आदमी हमसे विदा लेकर ट्रेन से उतर गया। पर आश्चर्य, इस स्टेशन पर उतरने वाला वो अकेला इंसान था। ट्रेन धीमी गति से फिर चल पड़ी। हम सब चुप थे। तभी मैंने बाहर झांककर स्टेशन का नाम देखा और देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन लौट। स्टेशन का नाम था आदिपुर और ट्रेन की बत्तियां कब से बंद।